हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल हैं सभी के। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी थी उनको बता देते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा था। ठीक है, अब उसी से संबंधित फिर हम लोग देखेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में बातें हुई हैं, बातें करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो आदर्श विलयन है ये होते क्या हैं, है ना। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं आदर्श विलयन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन क्या है, इनकी बात की जाए तो बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसे विलयन जो सभी ताप और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे विलयन जो सभी ताप और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का क्या करेंगे, पालन करते हैं, वही हमारे आदर्श विलयन होते हैं। राउल्ट का नियम आपको पता ही है, क्या होता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित वाष्पशील पदार्थ का जो वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब होता है, वो उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। मोल प्रवाह जितना ज़्यादा होगा वाष्प दाब उतना ज़्यादा होगा, और कुल विलयन का वाष्प दाब सभी अवयवों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो लोग पिछला लेक्चर देख लेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा, उसमें उसके न्यूमेरिकल्स भी सारी चीज़ें कवर की गई थी। ठीक है, तो राउल्ट का नियम जो विलयन पालन करेंगे उन्हीं विलयनों को क्या बोला जाता है, आदर्श विलयन। तो ऐसे विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा, आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे, आदर्श विलयन, उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। ठीक, अब इनकी कंडीशंस क्या है भाई, आदर्श विलयन कब बनेंगे, मतलब किन दो पदार्थों को मिलाने पर आदर्श विलयन बनते हैं। तो ऐसे दो पदार्थों को मिलाने पर आदर्श विलयन बनेंगे जिनके बीच जो आकर्षण बल है, या हम कहें जिनका क्वथनांक गलनांक लगभग समान होता है। तो जब ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल लगभग समान होते हैं उनको मिलाया जाता है तो वो आदर्श विलयन बनाते हैं। या हम ऐसे कहते हैं कि समान क्रियात्मक समूह युक्त विलयनों को जब पदार्थों को जब मिलाएंगे तो जो विलयन बनेंगे वो आदर्श विलयन बनेंगे। जैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास एक विलेय है ए, तो विलेय के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या काम करेगा, आकर्षण बल ए और ए के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, फोर्स बिटवीन ए एंड ए। दूसरा पदार्थ बी है, तो इसमें जो अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा, कणों के बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा, उसे हमने कहा फोर्स बिटवीन बी और बी। अब अगर इन दोनों को हम मिला दें, एक नया विलयन बना। तो अब इस विलयन में जो बल कार्य करेगा वो फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी को मिलाने पर विलयन में जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो ए के अणु और बी के अणु के बीच, या ए के कणों और बी के कणों के बीच। तो अगर ये जो ए और बी के कणों के बीच आकर्षण बल है ये बराबर हो किसके, ए के कणों के बीच आकर्षण बल और बी के कणों के बीच आकर्षण बल के, मतलब विलेय के कणों में जो आकर्षण बल है और विलायक के कणों में जितना आकर्षण बल है उतना ही आकर्षण बल अगर विलयन के कणों के मध्य है, तो यह जो विलयन बनेगा यह विलयन कैसा होगा, आदर्श विलयन बनेगा। ठीक है, विलेय के कणों का आकर्षण बल, विलायक के कणों का आकर्षण बल समान है किसमें, विलयन में, मतलब जितना विलयन में आकर्षण बल है वही इनमें भी था, तो वो विलयन कैसा बनेगा, वो विलयन बनेगा आदर्श विलयन। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब लगभग हम लोग समान क्रियात्मक समूह वाले पदार्थों को मिला देंगे। तो अभी देखते हैं किन पदार्थों को मिलाने पर आदर्श विलयन बनेगा। तो आदर्श विलयन की पहली कंडीशन तो क्या है कि विलयन में कणों के बीच जो आकर्षण बल होगा वो विलेय के कणों के आकर्षण बल और विलायक के कणों के आकर्षण बल के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि विलयन का जो आपका
आयतन परिवर्तन है वो लगभग क्या होगा, 0 होगा। आदर्श विलयन के लिए आयतन में परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हमने ए और बी को मिलाया तो विलयन में न तो कणों के बीच आकर्षण बल में वृद्धि हुई, न तो कणों के बीच आकर्षण बल में कमी हुई। जितने आकर्षण बल पहले थे उतने ही अभी भी हैं। इससे क्या हुआ, कणों के बीच जितनी दूरी पहले थी अभी भी उतनी है, तो आयतन जितना पहले था अभी भी उतना ही है। मतलब मान लीजिए अगर हमने ए का 2 लीटर लिया और बी का 3 लीटर लिया, इन दोनों को ऐड करो, V1 कितना आया, 5 लीटर। और जब विलयन मिलाया तो विलयन भी कितना बना, 5 लीटर। तो V1 का मान भी 5 था, V2 का मान भी 5 था, तो V2 माइनस V1 कितना आ जाएगा, 0। V2 माइनस V1 कितना आ जाएगा, 0। भाई जब इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों को मिलाने पर विलयन कितना मिला, 5 लीटर ही मिला। क्यों? आकर्षण में वृद्धि या कमी नहीं हुई, तो जितना आपने लिया था उतना ही विलयन आपको मिला। तो जो आयतन में परिवर्तन है वो कितना हुआ, 0 हो गया। अगर यहाँ पे पदार्थों को मिलाने के बाद आकर्षण में वृद्धि होती या आकर्षण में कमी होती तब आयतन परिवर्तित हो जाता। आकर्षण में वृद्धि होती, कण पास पास आ जाते, आयतन कम हो जाता, डेल्टा V 0 से कम हो जाता, मतलब 0 ना होता। इसी तरह अगर बात करें, अगर आकर्षण बल में कमी हो जाती, अणु दूर दूर हो जाते, आयतन बढ़ जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे आकर्षण में परिवर्तन हुआ ही नहीं तो आयतन उतना ही रहेगा। इसी तरह जब कोई नया आकर्षण बल नहीं है तो जो एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा H वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आदर्श विलयन के लिए डेल्टा V भी 0, डेल्टा H भी 0। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो A का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो P0A का IA के बराबर होगा, B का जो आंशिक दाब होगा वो P0B का IB के बराबर होगा, और कुल विलयन का जो दाब होगा वो PA प्लस PB के बराबर होगा। या हम कहें PS जो है P0A का IA प्लस P0B का IB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आदर्श विलयन है जो कि राउल्ट का नियम पालन कर रहा है। तो भाई यही तो राउल्ट का नियम है ना। तो ऐसे सभी विलयन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन होते हैं। आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, और जो विलेय के कणों के बीच आकर्षण है और जो विलायक के कणों के बीच आकर्षण है उतना ही आकर्षण बल विलयन के कणों के बीच भी पाया जाता है। और ये तो राउल्ट का नियम ही है। तो क्योंकि ये राउल्ट का नियम पालन करते हैं तो PA जो है वो P0A का IA के बराबर होगा और PB जो है वो P0B का IB के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हो गया, चलिए। तो जैसा कि हमने कहा कि आदर्श विलयन बनने के लिए क्या है, लगभग समान क्रियात्मक समूह वाले पदार्थों को मिला दीजिए। जैसे पहला हमने लिया एथेनॉल, मेथेनॉल, और मेथेनॉल में मिला दिया एथेनॉल। देखो दोनों एल्कोहल के सदस्य हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आदर्श विलयन बनेगा। हमने लिया क्लोरोबेंजीन और हमने लिया ब्रोमोबेंजीन, दोनों के दोनों एरियल हैलाइड हैं, है ना, हेलोएरिन्स हैं, दोनों समान क्रियात्मक समूह वाले हैं, बन जाएगा। हमने लिया बेंजीन और हमने ले लिया टॉलुइन, दोनों एरोमेटिक यौगिक हैं, आदर्श विलयन बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने ले लिया एन हेक्सेन, है ना, और हम इसको मिला दिए एन हेप्टेन में, भाई C6H14 C7H16, इन दोनों को मिला दिया, सीधी श्रृंखला के हैं दोनों, है ना। तो एन हेप्टेन को और एन हेक्सेन को मिला दिया तो भी क्या बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे फॉर्मल्डिहाइड को मिला दीजिए एसिटल्डिहाइड में, दोनों सेम एल्डिहाइड के समूह हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप मेथिलेमीन को मिला दीजिए एथिलेमीन में, दोनों एमीन ग्रुप के सदस्य हैं। तो जब समान क्रियात्मक समूह वाले पदार्थों को आप क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ पे जो विलयन बनते हैं ये समानता विलयन कैसे होते हैं बेटा, ये विलयन समानता आपके होते हैं कैसे, आदर्श विलयन। जैसे और मान लो आपने ले लिया एथिल ब्रोमाइड और इसको मिला दिया एथिल आयोडाइड में,
दोनों हेलो एल्केन्स के हैं। तो जब लगभग समान क्रियात्मक समूह या समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को आप क्या करोगे, मिला दोगे, तो उनके कणों के बीच जो आकर्षण होता है वो पहले के जैसा ही रह जाता है, जिस कारण वो क्या करते हैं, आदर्श विलयन बनाते हैं। तो ये कहानी हो गई आदर्श विलयन की। और आदर्श विलयन के लिए जो ग्राफ होगा वो राउल्ट के नियम का जो ग्राफ बनाए थे वही आदर्श विलयन पे एप्लीकेबल है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो जैसे देखिए आदर्श विलयन की अगर हम बात करें तो उसका ग्राफ कैसा था, राउल्ट का नियम, यहाँ काई A1 है तो काई B कितना है, 0 है। इधर आते आते काई A 0 हो गया और काई B बढ़ के कितना हो गया, 1 हो गया इस पॉइंट पे। तो जहाँ पे काई A अपने मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है वहाँ पे P भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। इसी तरह जहाँ काई B मैक्सिमम वैल्यू पे है वहाँ B का वास्तव भी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, है ना। और अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो क्या हो रहा है भाई, काई A लेफ्ट से राइट जाते जाते घट रहा है। तो जो वाष्पदाब होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो क्योंकि जो मोल प्रभाज है वो घट रहा है तो वाष्पदाब भी लगातार क्या होगा, घटेगा। इधर देखो काई B 0 से लेकर 1 तक बढ़ रहा, तो इधर जाने पर मोल प्रभाज का मान बढ़ रहा, तो इधर से जो B का वाष्पदाब होगा वो लगातार इधर जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ही क्या करती है, विलयन के वाष्पदाब को शो करती है। तो ये वाली रेखा क्या शो कर रही है, PS = P0A काई A प्लस P0B काई B को। ये वाली रेखा PA = P0A काई A को। ये वाली रेखा PB = P0B काई B को। तो जो राउल्ट के नियम का ग्राफ है वही किसका ग्राफ हो जाएगा, वही आपके आदर्श विलयन के लिए हो जाएगा। ठीक, तो ये आदर्श विलयन को शो कर रहा, क्यों, क्योंकि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। तो आदर्श विलयन की कहानी समझ गए सभी लोग, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है अनादर्श विलयन। दूसरा क्या होगा, अनआदर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अनादर्श विलयन क्या है, इनको समझिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन है, तो उसका उल्टा जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, अनादर्श विलयन। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब अगर ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे तो क्या क्या कंडीशन होगी इसके लिए, भाई विलयन के कणों के बीच जो आकर्षण होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, विलेय के कणों और विलायक के कणों से। क्योंकि अनादर्श विलयन है तो मतलब विलयन के जो कण हैं उनके बीच आकर्षण विलेय के आकर्षण और विलायक के आकर्षण की तुलना में अलग होगा, या तो उनसे ज़्यादा हो सकता है या तो उनसे कम हो सकता है। अब जब विलयन में कणों के बीच आकर्षण बदल जाएगा, कम हो जाए तब भी आयतन परिवर्तन होगा, ज़्यादा हो जाए तब भी आयतन परिवर्तन होगा, मतलब इसके लिए जो डेल्टा V है वो भी 0 नहीं होगा। और इसी तरह से अगर आकर्षण बल में कमी हुई तो भी एंथैल्पी चेंज, आकर्षण में वृद्धि हुई तो भी एंथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा H भी इसके लिए 0 नहीं होगा। और क्योंकि विलयन में जाने के बाद कणों के बीच आकर्षण बल में परिवर्तन हो गया तो PA भी P0A काई A के बराबर नहीं होगा, PB भी सेम ऐसे ही PB भी P0B काई B के बराबर नहीं होगा, और सेम ऐसे ही जो कुल विलयन का वाष्पदाब है वो भी P0A काई A प्लस P0B काई B के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और अनादर्श विलयन के लिए विलयन के कणों के बीच आकर्षण विलेय और विलायक की तुलना में अलग होते हैं,
या तो कम होंगे या तो ज़्यादा होंगे। आयतन में परिवर्तन भी या तो कम होगा या तो ज़्यादा, मतलब आयतन परिवर्तन होगा ही होगा, और एंथैल्पी परिवर्तन भी होगा, और ये राउल्ट के नियम का पालन भी नहीं करेंगे। अब यहाँ से कहानी आती है कि भैया जब विलयन के कणों के बीच आकर्षण जो है वो विलेय और विलायक से अलग होगा, तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। आयतन में परिवर्तन होगा तो या तो आयतन पहले से ज़्यादा होगा या तो आयतन पहले से कम होगा, है ना। तो इसलिए फिर क्या देखा जाएगा यहाँ पे कि अनादर्श विलयन भी दो तरह के हैं। एक वो जिनमें विलयन के बीच आकर्षण बल विलेय विलायक से ज़्यादा हो जाएगा, और एक वो जिनमें विलयन में आकर्षण बल विलेय और विलायक से कम हो जाएगा। तो क्योंकि राउल्ट के जो अनादर्श विलयन हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाएंगे। अब विचलन जो है वो दो तरह से हो सकता है, या तो धनात्मक विचलन दर्शाएंगे या तो ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। या तो राउल्ट के नियम से वैल्यू ज़्यादा आएगी या तो राउल्ट के नियम से कम आएगी। तो या तो वो धनात्मक विचलन दर्शाएंगे या तो वो ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। तो अनादर्श विलयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अनादर्श विलयन दो तरह के होते हैं। पहला धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन दो तरह के होंगे, एक वो जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएंगे और एक वो जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, एक एक की बात करते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले की और फिर उसके बाद ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले की। ठीक, चलिए तो सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं धनात्मक विचलन वाले से ना। Solution showing positive deviation। Solution showing positive deviation, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहानी ये आएगी, चलिए तो सबसे पहले कहानी ये आएगी कि जब कभी भी विलेय के कणों के बीच जो आकर्षण है और विलायक के कणों के बीच जो आकर्षण है उसकी तुलना में विलयन में जो आकर्षण है, उसकी तुलना में विलयन में जो आकर्षण है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। देखो ध्यान समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक पदार्थ है A, तो इसके कणों के बीच आकर्षण क्या है, फोर्स बिटवीन A एंड A, और दूसरा पदार्थ क्या है B, इसके कणों के बीच आकर्षण क्या है, फोर्स बिटवीन B एंड B। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मिलाने पर इनके कणों के बीच आकर्षण क्या होगा, फोर्स बिटवीन A एंड B। अगर देखो ये A के बीच जो आकर्षण है और B के बीच जो आकर्षण है, मतलब फोर्स बिटवीन A एंड A और फोर्स बिटवीन B एंड B, ये ज़्यादा हो किससे, A और B के आकर्षण है। अगर विलयन में कणों के बीच आकर्षण बल विलेय के कणों और विलायक के कणों के बीच आकर्षण बल से कम हो जाए तो क्या होगा, अब अगर इसमें आकर्षण बल कम होगा तो आकर्षण बल कम होने के कारण ये जो विलयन है इस विलयन के वाष्पित होने की दर ज्यादा होगी। भाई ये A की तुलना में और B की तुलना में, दोनों की तुलना में ये ज्यादा तेजी से वाष्पित हो सकता है। क्यों, यहाँ पे जो आकर्षण है वो A और B से क्या है, कम है। तो आकर्षण कम होने के कारण ये विलयन जो है ये क्या होगा, तेजी से वाष्पित होगा। और अगर ये विलयन तेजी से वाष्पित होगा तो इसकी वाष्प दाब क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगी तो जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब मिलेगा उसके तुलना में यहाँ पे जो प्रयोगात्मक रूप से वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो अगर हम क्या बात करें कि विलेय के कणों का आकर्षण विलायक के कणों का आकर्षण विलयन से ज्यादा है, तो विलयन के जो कण हैं वो विलेय और विलायक की तुलना में अधिक तेजी से क्या होंगे, वाष्पित होंगे।
तो यहाँ पे जो विलेय और विलायक का वाष्पदाब होगा उसकी तुलना में विलयन का जो वाष्पदाब होगा वो क्या होगा, ज़्यादा आएगा। और अगर ये वाष्पदाब ज़्यादा आएगा तो ये राउल्ट के नियम से क्या करेंगे, धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। मान लो ऐसी कहानी है कि दो दोस्तों का एक ग्रुप यहाँ है, दो फ्रेंड्स है ना, और दो दोस्तों का एक ग्रुप ये था, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड। अब हमने क्या कहा, चलो भाई छोटा ग्रुप है, इन दोनों को मिला के एक बड़ा ग्रुप बना दिया जाए। इन चारों को मिला दिया, कहा चारों लोग साथ में रहो, एक कमरे में बंद कर दिया, चलो साथ में रहो। अब हुआ क्या, इन दोनों के बीच दोस्ती बहुत गहरी थी, इन दोनों के बीच दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन जब इनको मिलाया तो जो नया ग्रुप बना उनके बीच पटरी नहीं खा रही, उनके बीच एक दूसरे से पट ही नहीं रही। मतलब वो चारों एक दूसरे के साथ रहना चाहते ही नहीं है। जब एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहेंगे तो क्या करेंगे, वहां से तेजी से अलग होना चाहेंगे, तेजी से भागना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, धनात्मक विचलन से हो गया है ना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई करेंगे, अलग होना चाहेंगे। तो वैसी ही कहानी यहाँ पे भी है। विलयन में आकर्षण बल पहले की तुलना में कमजोर हो गया, तो अब विलयन के कण तेजी से क्या होना चाहेंगे, भागना चाहेंगे, तो ये क्या करेंगे, धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। तो जब विलेय और विलायक के कणों के बीच आकर्षण बल की तुलना में विलयन में आकर्षण बल कम होता है तो इस प्रकार का विलयन धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो सिंपल सी क्या कहानी है कि जब विलयन में कणों के बीच आकर्षण बल जिसे हम कहते हैं फोर्स बिटवीन ए बी, विलेय के कणों के आकर्षण, विलेय के कणों के आकर्षण फोर्स बिटवीन ए व विलायक के कणों के आकर्षण, विलायक के कणों के आकर्षण फोर्स बिटवीन बी बी की तुलना में कम होता है, तो इस प्रकार का विलयन राउल्ट के नियम से क्या करते हैं बेटा, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, विचलन दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के विलयन क्या करते हैं बेटा, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। जब विलयन के कणों के बीच आकर्षण विलेय और विलायक से कम होगा तो ये धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। अब कहानी यहीं पे समझ लीजिए थोड़ी सी, और इधर लिख देते हैं, है ना। अब आप खुद समझिए कि अगर विलयन के कणों के बीच आकर्षण कम है विलेय से और विलायक से, तो आकर्षण कम होने के कारण कणों के बीच दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कणों के बीच दूरी बढ़ जाने से आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ए और बी, मान लो ए 2 लीटर है, बी 3 लीटर है, तो टोटल आयतन जो हमने लिया वो कितना लिया, 5 लीटर। लेकिन इन दोनों को मिला दिया, तो मिलाने के बाद आकर्षण कमी हो गई, तो जो विलयन का आयतन आया वो आ गया 5.3 लीटर। हमने जो लिया है वो 5 लीटर, लेकिन मिलाने के बाद क्योंकि आकर्षण में कमी हो गई, कणों के बीच दूरी बढ़ जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा। तो पहले आयतन जो लिया वो 5 था, जो हो गया वो कितना, 5.3। तो V2 माइनस V1 करोगे तो आयतन कितना आया, 0.3 लीटर आया। मतलब अनादर्श विलयन जो कि धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, उनका आयतन परिवर्तन हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। उनका आयतन परिवर्तन क्या होगा, 0 से ज़्यादा। तो डेल्टा V जो होगा वो क्या होगा, 0 से अधिक होगा। इसी तरह से इनका जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो भी क्या होगा, 0 से अधिक। क्यों, कणों के बीच आकर्षण कम होने का मतलब है उन्होंने ऊर्जा अवशोषित की है। जब कोई पदार्थ ऊर्जा अवशोषित करेगा, उसमें अवशोषित करेगा, तो कणों के बीच आकर्षण कम होगा, और ऊर्जा अगर छोड़ेगा तो कणों के बीच आकर्षण बढ़ जाएगा। तो क्योंकि इसमें कणों के बीच आकर्षण कम हो रहा, तो जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी क्या होगा, 0 से अधिक होगा। इसी तरह जो विलेय का आंशिक दाब होगा वो भी P0A इकाई A से ज़्यादा होगा। जो विलायक का आंशिक दाब होगा वो भी P0B इकाई B से ज़्यादा होगा। और जो कुल विलयन का दाब होगा वो भी PA और PB के योगफल से क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो ये है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ऐसे विलयन जिसमें कणों के बीच आकर्षण विलेय और विलायक की तुलना में कम हो जाएगा, वो
शीघ्रता से वाष्पित होगा, शीघ्रता से वाष्पित होगा तो उसका वाष्पदाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्पदाब से अधिक होगा, अर्थात वह राउल्ट के नियम से क्या दर्शाएगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया धनात्मक विचलन की कहानी। हो गया, चलिए। तो अब कैसे पता करेंगे कि किन पदार्थों को मिलाने पर अनादर्श विलयन बनेगा जो धनात्मक विचलन दर्शाएगा। तो सिंपल सी कहानी है, आप दो ऐसे पदार्थों को मिला दीजिए, आप दो ऐसे पदार्थों को मिला दीजिए जिनको मिलाने पर आकर्षण बल पहले की तुलना में कमजोर हो जाए। जैसे एक अध्रुवीय पदार्थ को एक ध्रुवीय पदार्थ में मिला दीजिए, एक अध्रुवीय पदार्थ को एक ध्रुवीय पदार्थ में मिला दीजिए, तो जैसे ही अध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ के कणों के बीच जाएगा वहाँ पे आकर्षण बल में कमी कर देगा। एग्जाम्पल समझिए, बेहतर समझ में आएगा। जो दो अलग अलग प्रकृति वाले पदार्थों को, जैसे उदाहरण, पहला उदाहरण समझिएगा, हमने लिया एथेनॉल, क्या लिया, एथेनॉल, और इसको मिला दिया जल में। तो देखो जल के अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध है वो काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। जल के अणुओं के बीच कुछ ऐसे इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध होता है, ये हाइड्रोजन बंध कुछ इस प्रकार से होता है, जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध, ठीक। अब हुआ क्या, जब हमने जल में अल्कोहल मिला दिया, अल्कोहल मिलाते ही जल के अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध है उसमें पहले की तुलना में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्यों, जल के अणुओं के बीच बीच में अल्कोहल के अणु आ गए। अब अल्कोहल के अणु जब आए तो उन्होंने जल के अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध थी उसमें कमी कर दी। तो पहले जल के अणुओं में बहुत अच्छी हाइड्रोजन बंध बना था, बहुत अच्छा हाइड्रोजन बंध बना था, प्रबल था, और अल्कोहल के अणु में भी हाइड्रोजन बंध होता है, लेकिन वो जल के अणुओं की हाइड्रोजन बंध की तुलना में कम होता है। जब हमने अल्कोहल को जल में मिलाया तो अल्कोहल को जल में मिलाने पर जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध जो है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस कारण जो नया विलयन बनेगा उस नए विलयन का आकर्षण बल विलेय और विलायक की तुलना में कम हो जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या बन जाएगा, अनादर्श विलयन। जैसे जल में अल्कोहल मिला दोगे तो जल में अल्कोहल को मिलाने पर क्या होगा, आकर्षण में कमी हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका अनादर्श विलयन बनेगा। जैसे मिथेनॉल है, मिथेनॉल ध्रुवीय है, मिथेनॉल में थोड़ा ध्रुवीय प्रकृति होती है, इसमें हाइड्रोजन बंध की संभावना है। लेकिन अगर हमने इसमें एक अध्रुवीय पदार्थ मिला दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मेथेनॉल में जब अध्रुवीय पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाया तो ये जाकर इसके हाइड्रोजन बंध को कम कर दिया, और हाइड्रोजन बंध को कम कर दिया तो जो नया विलयन बना उस नए विलयन का जो आकर्षण बल है वो पहले की तुलना में क्या हो गया, कमजोर हो गया, और पहले की तुलना में कमजोर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन बन जाएगा। इसी तरह जैसे आप एसीटोन ले लीजिए जो कि अध्रुवीय है, इसको भी मेथेनॉल में मिला दीजिए तो ये जाएगा तो इसके हाइड्रोजन बंध में क्या करेगा, कमी कर देगा, जिससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका अनादर्श विलयन बनेगा। इसी तरह से आप कार्बन डाइसल्फाइड को मिला दीजिए किसमें, टॉलुइन में, C6H5CH3, यहाँ पे भी क्या बनाएगा, अनादर्श विलयन बनेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, कुछ अनादर्श विलयन के उदाहरण हैं जो क्या करते हैं बेटा, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, जो क्या करते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। CCl4, इसी तरह आप CCl4 को जो है क्लोरोफॉर्म में मिलाएंगे तो भी यहाँ पे धनात्मक विचलन मिलेगा। तो ये वो विलयन है जो राउल्ट के नियम से क्या करते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। नोट कर लीजिए इनको। चलिए, तो ये तो धनात्मक विचलन वाले विलयन हो गए। अब हम लोग बात करेंगे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन की कहानी सेम है। अगर विलयन के कणों के बीच आकर्षण विलेय के कणों के आकर्षण और विलायक के कणों के आकर्षण दोनों की तुलना में ज्यादा हो जाए तो होगा क्या, विलयन के कणों के बीच आकर्षण विलेय और विलायक दोनों से ज्यादा हो गया तो विलयन के कणों के बीच आकर्षण बढ़ गया,
तो विलयन के कणों के बीच आकर्षण बढ़ने से विलयन का वाष्प दाब पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। और वाष्प दाब अगर पहले की तुलना में कम हो गया तो ये राउल्ट के नियम से कैसा विचलन दर्शाएंगे, ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। भाई वाष्प दाब में कमी आ गई, पहले की तुलना में वाष्प दाब कम हो गया तो क्या हो गया, ऋणात्मक विचलन हो गया। तो जब विलयन में कणों के बीच आकर्षण बल विलेय और विलायक की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार के विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। देखिए तो सिंपल सी कहानी क्या है इसकी, कि जब विलयन में कणों के बीच आकर्षण बल विलेय और विलायक के कणों विलेय के कणों के आकर्षण व विलायक के कणों के आकर्षण की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है बेटा, अधिक होता है। तो ऐसे विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। वही कहानी है, मान लो दोस्तों का समूह ही ले लीजिए। हमने दो दोस्तों का समूह लिया, दोस्ती अच्छी थी, लेकिन इनको मिला दिया। अब जो नया समूह बना उनके बीच दोस्ती पहले की तुलना में और मजबूत हो गई। अब जो 4 लोगों का ग्रुप बना, इन 4 लोगों के ग्रुप में दोस्ती पहले की तुलना में और मजबूत हो गई। तो अब ये चारों क्या एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे, नहीं, ये चारों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी होगा, एक दूसरे की बातें सुन लेंगे। जैसे अच्छे दोस्तों में क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिए, गाली गलौज भी कर लिए, उसके बाद फिर आपस में मान जाते हैं, है ना, कि चलो अपना दोस्त है तो है, जाएगा कहाँ। तो वैसी कहानी यहाँ भी है। जब आकर्षण बल पहले की तुलना में बढ़ गया तब ये आसानी से अलग नहीं होंगे, वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम होने का मतलब ऋणात्मक विचलन है। तो जब विलयन में कणों के बीच आकर्षण बल विलेय और विलायक की तुलना में क्या होता है, विलेय और विलायक की तुलना में अधिक होता है, तो फिर उस प्रकार का विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, देखो अब कणों के बीच आकर्षण कम हो गया है, तो कणों के बीच आकर्षण कम हो जाने से क्या होगा, कणों के बीच आकर्षण कम हो जाने से अणुओं के आकर्षण बढ़ गया, ऋणात्मक विचलन में कणों के बीच आकर्षण बढ़ चुका है। कणों के बीच आकर्षण बढ़ने से कणों के बीच दूरी कम हो गई। कणों के बीच दूरी कम होने से आयतन में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आयतन में कमी हो जाएगी तो ऋणात्मक विचलन के लिए डेल्टा भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और अभी हमने क्या कहा था, आकर्षण में वृद्धि का मतलब ऊर्जा क्या हुई है, मुक्त हुई है, और ऊर्जा मुक्त हुई है मतलब डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और वाष्प दाब जो है वो पहले की तुलना में कम हुआ है, तो पी ए इज लेस देन होगा पी नॉट इकाई ए के, पी बी भी लेस देन होगा पी नॉट बी इकाई बी के। और इसी तरह आपका जो टोटल विलयन का कुल वाष्प दाब है पी एस, वो भी कम हो जाएगा किससे, पी नॉट इकाई ए प्लस पी नॉट बी इकाई बी से। बस ये कहानी। तो जब किसी विलयन में कणों के बीच आकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, विलेय और विलायक से ज़्यादा आकर्षण बल आ जाते हैं, तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। इस प्रकार का विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ऋणात्मक विचलन के लिए आयतन परिवर्तन 0 से कम होगा, डेल्टा एच भी 0 से कम होगा, सारी कंडीशन क्या होंगी, कम हो जाएंगी पहले से। आकर्षण में वृद्धि होगी, बाकी सब कम होगा। ठीक, इसको नोट करिए, फिर इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें समान प्रकृति के पदार्थों को मिला दीजिए। जैसे आप ध्रुवीय पदार्थ को ध्रुवीय में मिला दीजिए। जैसे प्रबल अम्ल है H2SO4, प्रबल अम्ल को जल में मिलाएंगे तो क्या होता है, जल में आसानी से घुल जाता है, तो जल में इसका विलायकीकरण हो जाता है, तो इसके कण जल के कणों द्वारा क्या होते हैं, घेर लिए जाते हैं, आकर्षण में वृद्धि हो जाती है ना। आप HCl को जल में मिला दीजिए, आप HNO3 को जल में मिला दीजिए, या किसी प्रबल क्षार को भी जल में मिला दीजिए, तो ये सब ध्रुवीय प्रकृति के हैं। तो यहाँ पे जो आकर्षण होगा, आकर्षण में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। या आप समान प्रकृति वालों को जब मिला दीजिए, जैसे हमने कहा कि क्लोरोफॉर्म को जो है ईथर में मिला दीजिए, तो भी आकर्षण में वृद्धि हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म को बेंजीन में मिला दीजिए, दोनों अध्रुवी प्रकृति के हैं, अध्रुवी प्रकृति के हैं, तो इनके बीच आकर्षण में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। इसी तरह आप क्लोरोफॉर्म को जो है
एसीटोन में मिला दीजिए तो भी आकर्षण में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आप मेथेनॉल को एसिटिक अम्ल में मिला दीजिए, आकर्षण में वृद्धि होगी, क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन बना देंगे। तो इस तरह से कहानी है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो जब विलयन में कणों के बीच आकर्षण विलय और विलायक से ज़्यादा हो जाता है तो इस केस में फिर क्या होता है, वो अनादर्श विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाने लगता है। तो ये अनादर्श विलयन की कहानी हो गई, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, फिर ये तो हो गई इनकी बात। अब इनका ग्राफ देख लिया जाए, है ना, धनात्मक विचलन वाले का भी और ऋणात्मक विचलन वाले का भी। तो पहली कहानी तो वही है, काई ए बराबर 1, तो यहाँ काई बी बराबर 0 होगा, काई ए बराबर 0, काई बी बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ एक्सपेक्टेड जो है, सॉरी, वो कुछ ऐसा होगा, ये आपका एक्सपेक्टेड है ना, राउल्ट का नियम वाला है। क्या ये राउल्ट के नियम वाला है, पी नॉट ए, पी नॉट बी, और ये उसको दर्शाएगा। लेकिन वाकई में ये ग्राफ होगा कैसा, तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ धनात्मक विचलन के लिए ये इसको फॉलो नहीं करेगा, ये ऊपर से जाएगा। धनात्मक विचलन में पी ए ज़्यादा होता है पी नॉट ए, पी नॉट बी से, ये भी ज़्यादा होगा और ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो धनात्मक विचलन का ग्राफ है कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा। ठीक, ये धनात्मक विचलन का ग्राफ हो जाएगा। होना चाहिए था ऐसा, है ना, होना चाहिए था ऐसा, अगर राउल्ट के नियम का पालन करते तो। लेकिन क्योंकि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे, तो क्या होगा, ये ऐसे ऊपर से जाएगा, राउल्ट के नियम के ग्राफ के ऊपर से। तो क्या होगा यहाँ पे कहानी, ये जो आपका पी एस है वो ग्रेटर देन है पी ए प्लस पी बी से, जो पी ए है वो भी ग्रेटर देन है पी नॉट ए काई ए से, और जो पी बी है वो भी ग्रेटर देन है पी नॉट बी और काई बी से। ये धनात्मक विचलन का ग्राफ है, किसका है, धनात्मक विचलन के लिए। अब बात करें अगर ऋणात्मक विचलन के लिए, तो ऋणात्मक विचलन का ग्राफ सेम वैसे ही देखिए, सॉरी, काई ए यहाँ 1 है तो काई बी क्या है, 0 है। इधर जाते जाते काई ए 0, काई बी बढ़ के 1 हो गया। तो एक्सपेक्टेड ग्राफ कैसा है, पहले एक्सपेक्टेड बनाया जाए। भाई ये राउल्ट के नियम का ग्राफ है। अब क्योंकि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे, तो इसलिए इनका जो ग्राफ होगा वो इसके नीचे से कुछ ऐसा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ये मतलब कि जो पी ए होगा वो लेस देन होगा पी नॉट ए काई ए से, पी बी होगा वो लेस देन होगा पी नॉट बी काई बी से, और जो पी एस होगा वो भी लेस देन होगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से। ये तो ये ऋणात्मक विचलन का ग्राफ है और ये धनात्मक विचलन का ग्राफ है। दोनों ग्राफ आप बना लीजिएगा। ठीक, तो ये तो कहानी हो गई आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल
अब इसके बाद टॉपिक आता है, नया टॉपिक। ये तो आदर्श अनादर्श विलयन की कहानी समझ गए आप लोग। आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या था? आदर्श विलयन जो सभी ताप और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम का पालन करेंगे। अनादर्श विलयन क्या होंगे? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे तो दो तरह के हो गए, जो उनसे धनात्मक विचलन दर्शा रहे हैं या फिर जो उनसे ऋणात्मक विचलन दर्शा रहे हैं। तो धनात्मक विचलन वाली अगर हम बात करें तो धनात्मक विचलन जो दर्शाएगा वो क्या होगा बेटा? जो धनात्मक विचलन दर्शाएगा वो कैसा होगा? तो धनात्मक विचलन वाला जो विलयन है उसमें विलयन के कणों के बीच आकर्षण विलय विलायक से कम होता है, और ऋणात्मक वाले में विलयन का आकर्षण विलय विलायक से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल आपने समझा ही है। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण। है ना? क्या है बेटा आपका अगला टॉपिक? स्थिर क्वाथी मिश्रण, या इसी को आप स्थिर क्वाथी विलयन कहिए। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है स्थिर क्वाथी विलयन, मतलब जिसका क्वथनांक बिंदु क्या हो? स्थिर हो। तो स्थिर क्वाथी होते क्या हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना एक ही ताप पर क्या होता है? उबलता है, या जिसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है? समान होता है। जैसे ऐसे समझो, हमारे पास क्या है? ए है, मान लो इसका क्वथनांक है 70 डिग्री। हमारे पास एक पदार्थ बी है, इसका क्वथनांक है 80 डिग्री। अब इन दोनों को हमने मिला दिया तो जो नया विलयन बना इसमें ए और बी दोनों है, लेकिन अब नए विलयन का क्वथनांक इन दोनों से क्या होगा? ज़्यादा। या तो हो सकता है इन दोनों से क्या हो जाए? कम। या तो इन दोनों से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, या इन दोनों से क्या हो जाएगा? कम। तो ए का क्वथनांक अलग था, बी का क्वथनांक अलग था, दोनों अलग अलग ताप पर उबल रहे हैं। जब हमने ए इस हाथ में, बी इस हाथ में, ये 70 पे उबल रहा है, ये 80 पे उबल रहा है। लेकिन जब दोनों को मिला दिया विलयन में जाने के बाद, अब विलयन के अंदर दोनों एक ही ताप पर उबल रहे हैं। या तो विलयन के अंदर दोनों 85 पे उबलेंगे, या तो विलयन दो के अंदर दोनों 60 पे उबलेंगे। मतलब या तो दोनों से कम आएगा या तो दोनों से ज़्यादा आएगा। ये कंडीशन तो अभी हम लोग बात करते हैं, लेकिन कहानी क्या है कि विलयन के अंदर जाने के बाद दोनों का क्वथनांक क्या हो जाएगा? समान। पहले दोनों का अलग अलग था, अब विलयन के जाने के बाद दोनों का क्या हो जाएगा? समान। अच्छा, ये भी है कि संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जब ये वाष्पित होंगे तो द्रव अवस्था में जो संगठन था वही संगठन वाष्प अवस्था में भी रहेगा, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल क्वथनांक बिंदु समान होगा। संगठन जो द्रव अवस्था का होगा वही संगठन वाष्प अवस्था का भी होगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के या पदार्थों के संगठन में परिवर्तन के बिना एक ही ताप पर क्या होता है? उबलता है, या जिसका क्वथनांक बिंदु समान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाथी विलयन। दो या अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवों का क्वथनांक बिंदु समान होता है, सभी अवयव एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। तो सिंपल सा क्या है? दो या अधिक पदार्थों का ऐसा विलयन जिसमें सभी पदार्थ बिना संगठन में परिवर्तन हुए, बिना संगठन में परिवर्तन हुए एक निश्चित ताप पर उबलते हैं या आश्रित होते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाता है। स्थिर क्वाथी विलयन कहलाता है। जैसे हमने वही बताया कि भाई ए अलग है, इसका क्वथनांक 70 है, बी का 80 है, लेकिन दोनों को मिला दिया तो विलयन के अंदर दोनों एक निश्चित ताप, मान लो 85 डिग्री पे उबल रहे हैं, है ना। तो दोनों विलयन के अंदर जाने के बाद एक निश्चित ताप पर उबलेंगे, एक निश्चित ताप पर आश्रित होंगे, और इस विलयन का ना तो विलय के बराबर होगा ना तो विलाय के बराबर होगा, या तो विलय से ज़्यादा होगा, सॉरी या तो दोनों से ज़्यादा होगा या तो दोनों से कम। ये भी कहानी है। स्थिर क्वाथी विलयन जो होगा उसका क्वथनांक ना तो विलय के बराबर हो सकता है ना तो विलायक के बराबर, विलय विलायक दोनों से या तो ज़्यादा होगा
या तो विलेय विलायक दोनों से क्या होगा, कम होगा। बराबर दोनों के नहीं हो सकता और ना दोनों के बीच में आ सकता है, ये भी कहानी है। ना दोनों के बीच में आएगा, ना दोनों के बराबर हो सकता है, या तो दोनों से ज़्यादा या तो दोनों से कम। ऐसा नहीं कि 70-80 है तो 75 होगा, ऐसा भी नहीं, बीच में भी नहीं आएगा। क्या कारण है उसकी बात करते हैं। तो पहले तो ये कहानी समझिए, स्थिर क्वाथी विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें सभी अवयव समान ताप पर उबलते हैं और उनका वाष्प और द्रव अवस्था में जो संघटन होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहाँ एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि ऐसे विलयनों का वाष्प व द्रव प्रावस्थाओं में संघटन समान होता है। संघटन जो है वो क्या होता है, समान होता है। तो ऐसे विलयनों का वाष्प और द्रव प्रावस्थाओं में जो संघटन होता है वो क्या होता है बेटा, समान होता है। तो ऐसे विलयन जिसमें सभी पदार्थ समान ताप पर उबलते हैं और उन उबलने के बाद द्रव अवस्था का संगठन वाष्प अवस्था का संगठन समान होता है, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। अब स्थिर क्वाथी विलयन दो प्रकार के होते हैं। स्थिर क्वाथी विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला उच्चतम स्थिर क्वाथी, या इसी को बोलते हैं निम्नतम वाष्पदाबी विलयन, और दूसरा होता है निम्नतम स्थिर क्वाथी या उच्चतम वाष्पदाबी विलयन। एक क्या होगा, उच्चतम स्थिर क्वाथी या निम्नतम वाष्पदाबी विलयन, और दूसरा क्या होगा, निम्नतम स्थिर क्वाथी उच्चतम वाष्पदाबी विलयन। देखो अभी हमने क्या कहा था कि जब ए और बी को मिलाओगे तो जो विलयन बनेगा उस विलयन का जो आकर्षण बल होगा वो ए से भी ज़्यादा होगा और बी से भी ज़्यादा होगा, या तो फिर ए से भी कम होगा बी से भी कम होगा, है ना। मतलब क्वथनांक विलयन का या तो ए बी दोनों से ज़्यादा होगा या तो ए बी दोनों से कम। तो उसी के आधार पे दो प्रकार के विलयन हैं। आपको एक नोट याद रखना है, एक ध्यान रखिएगा, पॉइंट नोट लिख लीजिए कि आदर्श विलयन कभी भी स्थिर क्वाथी विलयन नहीं बनाते हैं। स्थिर क्वाथी विलयन नहीं बनाते हैं। आदर्श विलयन कभी भी स्थिर क्वाथी विलयन नहीं बनाते हैं। स्थिर क्वाथी विलयन बनाता कौन है? हमेशा स्थिर क्वाथी विलयन अनादर्श विलयन बनाएंगे। कौन बनाएंगे? अनादर्श विलयन ही बनाते हैं। क्यों? आदर्श विलयन में ए का जो और बी का जो क्वथनांक है वो लगभग समान होता है, तो विलयन का क्वथनांक भी क्या होगा? समान। और स्थिर क्वाथी बनाने के लिए क्या होता है? हमें अलग अलग क्वथनांक वाले पदार्थों को मिलाना है। आदर्श विलयन में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनका क्वथनांक लगभग समान होता है, तो विलयन का भी क्वथनांक लगभग समान होगा। जबकि अनादर्श विलयन में वो पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनका क्वथनांक अलग अलग होता है। तो इसलिए आदर्श विलयन कभी भी स्थिर क्वाथी नहीं होगा। जितने अनादर्श विलयन होंगे सभी स्थिर क्वाथी विलयन बनाएंगे। तो अनादर्श विलयन ही स्थिर क्वाथी विलयन बनाते हैं। तब इसी के बेस पे कहानी समझिए। अनादर्श विलयन दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक विचलन वाला और एक ऋणात्मक विचलन वाला। धनात्मक विचलन वाले में क्या हुआ था? विलयन में आकर्षण बल विलेय और विलायक दोनों से कम हो गया था, तो विलयन का वाष्पदाब जो था वो क्या था? अधिक हो गया था ना। तो विलयन का वाष्पदाब अधिक हो गया मतलब क्वथनांक क्या हो गया? कम हो गया। हमने क्या कहा? विलयन में जो आकर्षण था धनात्मक विचलन वाले में, धनात्मक विचलन वाले में विलयन के कणों के बीच आकर्षण विलेय और विलायक दोनों से कम हो गया। तो विलयन का आकर्षण दोनों से कम हो गया तो विलयन का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? दोनों से कम। अगर भाई कणों के बीच आकर्षण कम है तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो विलयन में जो होता है कणों के बीच आकर्षण वो विलेय और विलायक दोनों से क्या होता है? कम होता है। इस वजह से उस विलयन का जो क्वथनांक होगा वो भी क्या हो जाएगा? दोनों की तुलना में कम हो जाएगा। या ऋणात्मक वाले में क्या था?
विलयन का आकर्षण विलेय और विलायक दोनों से ज़्यादा था, तो विलयन का क्वथनांक विलेय से भी ज़्यादा होगा, विलायक से भी ज़्यादा होगा। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों से ज़्यादा हो या तो दोनों से कम, बीच में आने का कोई चांस नहीं है। तो अभी वही हमने कहा था ना कि दोनों के बीच में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विलयन का आकर्षण या तो दोनों से ज़्यादा आएगा या तो दोनों से कम आएगा। दोनों से ज़्यादा हुआ तो क्वथनांक भी दोनों से ज़्यादा है, दोनों से कम हुआ तो क्वथनांक भी दोनों से कम, बीच में आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो पहला जो विलयन है वो क्या है? इस उच्चतम स्थिरक्वाथी विलयन। तो ऐसा विलयन जिनका स्थिर क्वथनांक सभी अवयवों के क्वथनांकों से अधिक होता है, उच्चतम स्थिरक्वाथी या न्यूनतम वासुदाबी विलयन कहलाते हैं। और ये विलयन कौन बनाएंगे? तो ये विलयन बनाते हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन इस प्रकृति को दर्शाते हैं। तो ऋणात्मक विचलन वाले का उदाहरण आप जानते ही हो, है ना? अभी आपको दिखाया था। जितने भी ऋणात्मक विचलन वाले उदाहरण हैं ये सारे के सारे उच्चतम स्थिरक्वाथी और निम्नतम वासुदाबी वाले विलयन हैं। ठीक है, यह निम्नतम वाष्पदाबी विलयन है। समझ में आई? ठीक है। और इसी तरह दूसरा आपका तो ये तो हो गया उच्चतम स्थिरक्वाथी निम्नतम वासुदाबी। अगला जो आपका आएगा वो क्या आएगा बेटा? अगला आपका है निम्नतम स्थिरक्वाथी या उच्चतम वासुदाबी। इसमें क्या होगा? ऐसा विलयन जिसका स्थिर क्वथनांक सभी अवयवों के क्वथनांक से सभी अवयवों के क्वथनांकों से कम होता है निम्नतम स्थिरक्वाथी या उच्चतम वासुदाबी विलयन कहलाता है। ठीक है। धनात्मक विचलन वाले विलयन इस प्रकृति को दर्शाते हैं। जितने भी धनात्मक विचलन वाले विलयन हैं वो सारे के सारे निम्नतम स्थिरक्वाथी और उच्चतम वासुदाबी होते हैं, क्योंकि धनात्मक विचलन वाले विलयनों में आकर्षण जो होता है वो विलेय और विलायक दोनों से कम होता है। तो विलेय और विलायक से कम होने के कारण विलयन का जो वासुदाब है विलेय विलायक दोनों से ज़्यादा, क्वथनांक दोनों से कम। तो क्वथनांक कम तो निम्नतम स्थिरक्वाथी और वासुदाब ज़्यादा तो उच्चतम वाष्पदाबी। और इनका भी उदाहरण आपको पता ही है। जितने भी धनात्मक विचलन वाले थे उन सभी का जो उदाहरण है ये आपका क्या है? निम्नतम स्थिरक्वाथी और उच्चतम वाष्पदाबी की।
ठीक, हो गई कहानी। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन और स्थिरपाती विलयन का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और क्लास के लिए कोई आपके पास सुझाव हो तो उसको भी कमेंट में दीजिएगा। बाकी सभी दोस्तों के साथ अपने इस क्लास को शेयर करिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, नया टॉपिक हमारा होगा अणुसंख्य गुण। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।